हम सबसे पहले सबसे छोटी आकृति से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हो गया आपका त्रिभुज। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये त्रिभुज होता क्या है। तो भाई, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होगी, इस तरह से देख लीजिए, इसी तरह से आकृति होगी, इसी को कहा जाता है त्रिभुज। इसमें तीन बिंदु होंगे, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। इस तरह से तीन बिंदु हो गए। इसमें तीन भुजाएं हैं, पहली भुजा हो गई ए बी, दूसरी हो जाएगी बी सी और तीसरी हो जाएगी सी ए। तीन भुजाएं हैं। इसी तरह से तीन कोण भी होंगे। ये हो गए आपके तीन कोण, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है। तो भाई, त्रिभुज के अंतर्गत तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। ये बेसिक है त्रिभुज के लिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है ये कितने प्रकार का होता है। भाई, जब तक हम त्रिभुज के प्रकार नहीं समझेंगे तब तक आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। जो आपका त्रिभुज है ये बेसिकली चार प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला त्रिभुज जो होगा इसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये पहला त्रिभुज है आपका। समकोण त्रिभुज में इस तरह से त्रिभुज होगा, ऐसे। इसमें एक कोण सम होता है, यानी कि एक कोण 90 अंश का होता है, और इस प्रकार से बने हुए त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें देख लीजिए भाई, समकोण त्रिभुज है, तीन भुजाएं दी गई हैं और तीन कोण भी है। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका आ जाता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यह दूसरा त्रिभुज है। तो भाई, हमको नाम से ही पता चल जा रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं सम होंगी। दो भुजाएं सम का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका आकृति देख लीजिए, समद्विबाहु का इस तरह से बनेगा। ये दोनों भुजाएं हैं जो कि बराबर हैं। थोड़ा और दूसरी तरह बनाते हैं जिससे आपको ज्यादा कंफर्म हो। ये त्रिभुज देख लीजिए भाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ पर दो भुजाएं आपको बराबर दिख रही होंगी। पहली भुजा है ए बी और दूसरी भुजा है ए सी। तो भाई, ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर हैं और बी सी अलग है। तो जहां पर दो भुजाएं आपस में बराबर दिखेंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब तीसरा त्रिभुज देखते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब है जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग होंगी, कोई बराबर नहीं होगी, सभी भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो विषम बाहु त्रिभुज में इस तरह से त्रिभुज होगा। ये देख लीजिए भाई, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग हैं, किसी भी भुजा की माप अन्य भुजा के बराबर नहीं है। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज ए बी सी। अब आगे हम देखेंगे जो लास्ट वाला बचा हुआ है चौथा त्रिभुज, जिसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजाएं सम होंगे, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, यह देख लीजिए। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश किए हैं हम। ये थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, इसको फिर से बनाते हैं भाई। एकदम तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये देखिए,
इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये हो जाएगा ए, बी और सी। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है और बी सी के बराबर है। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इस तरह से त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं और इसमें सभी कोण 60 अंश के होते हैं। जितने भी कोण होंगे सभी 60 अंश के होंगे। इसमें बेसिक याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज होगा तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण 60 अंश के होंगे। ये हो गए हमारे त्रिभुज। अब हम सबसे पहला नंबर देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने वाला फार्मूला होता है, परिमाप निकालने वाला फार्मूला होता है, और बेसिकली कोई भुजा निकालनी हो तो उसका जो फार्मूला सूत्र होता है, चलिए सबसे पहले उसको सीखते हैं। पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज होता है इसमें एक कोण सम होगा। देख लीजिए, इस तरह से त्रिभुज होगा। ये हो जाएगा आपका बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी और ये हो जाएगा बिंदु सी। भाई समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण समकोण होगा। सम का मतलब है 90 अंश का कोण होगा, केवल एक। तो भाई ये जो बी वाला है ये 90 अंश का कोण है। याद रख लीजिए, समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण इसमें सम होगा और वो भी बीच वाला कोण, यानी कि बी कोण हरदम समकोण होगा समकोण त्रिभुज में। अब इसमें हमसे पूछा जाएगा कि भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फार्मूला। तो भाई क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब चलिए इस समकोण त्रिभुज में हम तीनों भुजाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भाई ये सबसे नीचे वाली जो भुजा है इसको आधार कहते हैं। जो सबसे नीचे भुजा दिख रही है बीसी, बीसी आपकी आधार हो जाएगी। और जो ये खड़ी रेखा है, जो आपको खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है, इसको कहा जाता है लंब। तो लंब आपका हो जाएगा ए बी। अब तीसरी भुजा बची हुई है ए सी, इसको कहा जाता है कर्ण। ये है आपका कर्ण, कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। तो हमने तीनों भुजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। जो हमारी ए सी है वो कर्ण हो जाएगी, जो खड़ी लाइन है वो लंब होगी और जो नीचे है ये आधार होगी। तो भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 1/2 गुणे आधार गुणे लंब करना है, यानी कि आधार हमको मिल जाए और लंब मिल जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये हो गया क्षेत्रफल का फार्मूला। अब चलिए हम परिमाप पर चलते हैं। तो भाई परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप। परिमाप चाहे जिस भी आकृति का पूछा जाए, बेसिक याद कर लीजिए, परिमाप चाहे जिस भी आकृति का पूछा जाए उसमें बाहर की सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो वही हमारा परिमाप होगा। जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में देखिए 3 भुजा दी गई है, तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी इसको यदि हम जोड़ दें तो हमारा परिमाप मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये हो गया ए बी और सी। यहाँ पर ए बी दिया जाए आपको 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया जाए 4 सेंटीमीटर और ए सी दे दिया जाए आपको 8 सेंटीमीटर। ये हो गया, तो भाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमको जब परिमाप पूछा जाए कि भाई इस त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे आप, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, यानी कि 8 और 5, 8 5 13 4 17। तो भाई परिमाप आ गया 17 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा है। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योगफल, जितनी भी भुजाएं होंगी सभी का योगफल कर दीजिए, आपका परिमाप निकल आएगा। इसके लिए चाहे जो त्रिभुज हो, चाहे जो भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ना है, बस इतना याद रखिएगा। इसी तरह से आयत मिल जाए तो भाई आयत में 4 भुजाएं होंगी
तो चारों भुजाओं को आपस में जोड़ लेंगे, उसका परिमाप निकल जाएगा। इसी तरह से वर्ग में भी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। आप यदि आपसे पूछा जाए कि भाई षष्ठभुज का परिमाप बताइए, तो षष्ठभुज में 6 भुजाएं होंगी, तो 6 भुजाओं का योगफल कर दीजिए, आपका परिमाप निकल आएगा। तो परिमाप के लिए आपको बेसिक याद रखना है कि आकृति की सभी भुजाओं का योगफल निकालना है। तो परिमाप बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। एकदम बेसिक चल रहे हैं हम भाई। परिमाप हमसे पूछा जाएगा तो सभी भुजाओं का योगफल निकालेंगे, यही हमारा परिमाप हो जाएगा। योगफल लिख दीजिए, परिमाप हो गया। अब चलिए इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कर्ण बताइए। 2 भुजाएं आपको दी जाएंगी, कर्ण पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि जो हमसे कर्ण निकालने के लिए कहेगा तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हो गया बेसिक समकोण त्रिभुज के लिए। जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमने आपको दे दिया है। अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ के हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो चित्र होता है इस तरह से होगा। इसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीसरी भुजा अलग होगी, यानी कि जो तीसरी वाली भुजा होगी वो बराबर नहीं होगी। तो देख लीजिए भाई, ये है हमारी 2 भुजाएं जो कि आपस में बराबर हैं, और ये तीसरी भुजा हो गई जो बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपका जो चित्र बनेगा ये समद्विबाहु का होगा। ये हो गया सी। तो भाई यहाँ पर देखिए AB और AC आपको बराबर दिख रही होगी, परंतु जो BC है ये बराबर नहीं है। तो भाई बराबर वाली भुजा को हम मानते हैं A और A। ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम मान लेते हैं कि A सेंटीमीटर लंबी है पहली वाली, और दूसरी वाली भी A ही है। बराबर है दोनों भुजा, तो दोनों बराबर हैं तो A है तो A ही ये भी होगी। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये 5 होगी, यानी कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और जो तीसरी भुजा है इसको हम मानते हैं कि भाई ये B है, यानी कि ये कितनी सेंटीमीटर लंबी है, तो ये भाई 20 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसमें हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। b/4 अंडर रूट a² 4a² माइनस b²। ये हो जाएगा। तो b का मतलब है जो असमान भुजा है, असमान भुजा जो है ये b हो जाएगी, और समान भुजा को हम a कहेंगे। इतना हो गया क्षेत्रफल के लिए। अब इसी में हम देखेंगे जब आपसे परिमाप पूछा जाए। तो परिमाप के लिए आपको क्या करना है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया है। जब भी आपसे परिमाप पूछा जाए तो सभी भुजाओं का योग कीजिएगा। सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग मतलब है कि इसमें 3 भुजा है तो तीनों को जोड़ना है। पहली भुजा है A, दूसरी भुजा भी A है, और तीसरी भुजा है B। इस तरह से हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। बेसिक इसका फार्मूला नहीं याद रखना है आपको यह ध्यान रखना है कि परिमाप में सभी भुजाओं को जोड़ना है, बस इतना याद रखिए। आगे है आपका कि शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब। जैसे ये हो गया आपका शीर्ष बिंदु, इसी शीर्ष बिंदु से ऐसे एक लंब डाल दिया जाए।
इस तरह से ये एक लंब डाला गया है, ये हो जाएगा आपका डी। तो भाई इसी लंब की लंबाई आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो शीर्ष बिंदु से लंब डाला गया है एडी, एडी की लंबाई कितनी है। तो शीर्ष लंब की लंबाई यही पूछा जाएगा आपसे। तो हम लिखेंगे शीर्ष लंब की लंबाई बराबर। तो भाई शीर्ष लंब की लंबाई बताना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/2 अंडर रूट, ध्यान से देखिए क्या लिखना है, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यह होगा बेसिक शीर्ष लंब की लंबाई, यानी कि एडी की लंबाई। यह हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब चलिए देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। तो भाई समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। तो लीजिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों भुजाएं आपको बराबर दिख रही हैं। इस तरह से त्रिभुज बन जाए जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और ये हमारे हो गए तीनों बिंदु। तो अब इसी समबाहु त्रिभुज में आपकी भुजा हो जाएगी ए, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो भाई एक भुजा जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी सभी भुजाएं होंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये ए है तो ये बी हो जाएगी। भाई समबाहु है तो सभी बराबर होंगी, तो ये ए है तो ये भी ए हो गया और ये भी ए, तीनों ए ही होंगे। अब हम देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला होगा, यह हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो इसका जो फॉर्मूला है ये होगा अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। ये हो गया पहला क्षेत्रफल निकालने के लिए। और इसी में परिमाप निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो परिमाप में मैंने आपको बताया है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग निकालिएगा चाहे जो आकृति हो। सभी भुजाओं का योग मतलब है तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, a प्लस ए प्लस ए जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3a। एकदम बेसिक है, इसको तो याद ही नहीं करना होता है। अब हम देखेंगे कि यदि शीर्ष बिंदु से एक लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए ये है हमारा शीर्ष बिंदु ए से BC पर लंब डाला जाए, इस तरह से BC के ऊपर एक लंब खींच दिया जाए और ये हो जाए आपका AD। ये A है और ये हो गया बिंदु D। थोड़ा ऊपर लिखते नहीं कि दोनों मिल जाएंगे, ये हो गया D। तो भाई AD की लंबाई आपसे पूछा जा सकता है। तो शीर्ष लंब की लंबाई होगी, शीर्ष लंब की लंबाई यानी कि AD बराबर। तो भाई शीर्ष लंब की लंबाई AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा। ये होगा शीर्ष लंब की लंबाई वाला फॉर्मूला। क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर होता है और शीर्ष लंब की लंबाई में भुजा का स्क्वायर नहीं होगा, यही दोनों में अंतर है। देख लीजिए सेम फार्मूला है, यहाँ वर्ग है यहाँ पर वर्ग नहीं है। तो शीर्ष लंब की लंबाई निकालने के लिए हम वर्ग नहीं करेंगे, भुजा का वर्ग नहीं करेंगे। मेरा फार्मूला तैयार है। चलिए अब देख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज, वो आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज में जितनी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं सब अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज का चित्र मैं बना देता हूँ, तो इस तरह से विषम बाहु त्रिभुज का चित्र होता है। ये देख लीजिए इस तरह से जो त्रिभुज होगा ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसमें ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु C हो गया।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 भुजाएं दी गई हैं, एक है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी वाली है ए सी। इसमें जितनी भुजाएं हैं सभी की लंबाइयां अलग अलग होंगी। जैसे ए बी भुजा है तो ए बी की लंबाई हो जाएगी ए, और ऐसे ही बी सी है तो बी सी की लंबाई बी लीजिए, और ये हो गई ए सी तो ए सी की लंबाई हो जाएगी सी। तो इस तरह से विषम बाहु त्रिभुज में सभी लंबाइयां अलग अलग होंगी इस तरह से। और इसमें यदि आपको इस तरह से एक शीर्ष से लंब डाला जाए, ये हो गया शीर्ष से लंब डाला गया है, ये हो गया आपका एडी, और एडी की जो लंबाई है वो हो जाएगी एच। तो भाई जो एडी है इसकी लंबाई हो गई एच। अब चलिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम देखेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे गुणे आधार गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया आपका आधार और ये हो गई एडी, जो एडी है ये हो गई ऊंचाई। तो इस तरह से विषम बाहु त्रिभुज होगा तो उसमें आधार गुणे ऊंचाई लेंगे। ऊंचाई का मतलब है जो एडी है, एडी का मान पता होगा तो ऊंचाई रखिएगा। यदि आपको एडी का मान नहीं दिया गया है तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो भाई या का मतलब है जब हमको शीर्ष लंब की लंबाई ना दी जाए, जो शीर्ष लंब है इसकी लंबाई ना दी जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये हो जाएगा क्षेत्रफल जब आपको लंब ना दिया जाए। जहां यस बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो भाई यस का मान कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमको यस का मान पता चल जाएगा। तो यस का मान यहाँ से निकल जाएगा इस वाले फार्मूले से, और ए बी सी तो हमको दिया ही जाएगा, इसकी सहायता से ए बी सी मिल जाएगा और हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज का 2 क्षेत्रफल वाला सूत्र जब आपको 2 दिए जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रिभुज का पहला प्रश्न, यानी कि जो त्रिभुज अध्याय है इसका पहला प्रश्न लेते हैं। भाई आपको बेसिक मैंने पूरा बता दिया है, कहीं पर किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न लगाते समय हमें ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है। जब तक आप इन सभी त्रिभुज के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आप त्रिभुज का प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो त्रिभुज का, आप उसे हल नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है कि यदि हम त्रिभुज का प्रश्न हल कर रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी हमको होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लंबा वीडियो हो जाने के कारण वो वीडियोस को नहीं देखते हैं, और मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता है लेकिन आपको बेसिक से लेकर के पूरा एट लास्ट तक बताया जाता है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लंबा भले है लेकिन आपके फायदे के लिए है। आप ऐसे वीडियोस बहुत देख लेते हैं जो आपके किसी काम के नहीं होते हैं, और ऐसे भी वीडियोस देखते होंगे जिसमें इन्हीं सब चीज़ों को शॉर्टकट में बताया जाता है जो आप लगातार भूल जाते हैं। लेकिन जब मैं बेसिक से बताऊंगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए प्रश्न पहला लेते हैं। तो पहले में दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाइयां दी गई हैं ये सभी लंबाइयां अलग अलग है। तो भाई जब लंबाइयां सभी की अलग अलग होंगी तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो विषम बाहु त्रिभुज होगा।
मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो भाई त्रिभुज जो बनेगा वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो हमको पता चल गया कि हमारा त्रिभुज कौन सा है भाई, विषम बाहु है। तो विषम बाहु में पहली भुजा होगी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हो जाएगी बी बराबर 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हम तीनों भुजाओं को लिख लिए हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई क्षेत्रफल बराबर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर यस, फिर हो जाएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए हमको सबसे पहले तो यस निकालना चाहिए। तो चलिए यस बराबर देखते हैं क्या होता है। तो भाई यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही होता है यस बराबर। तो इसमें हम ए का मान रखते हैं 3 प्लस बी हो गया 4, सी हो गया 5 बटे 2। हल कीजिए भाई, तो 5 4 9 3 12 बटे में 2 काट दीजिए तो ये आ गया 6। तो यस बराबर हमको मिल गया 6। तो यहीं पर हम मान रखेंगे यस का। तो ये हो गया 6। अब 6 में से ए घटाना है भाई, 6 में से 3 घटाना है। देखिए यस में से ए घटाना है तो यस बराबर है 6 और ए बराबर है 3। तो भाई 6 में से 3 घटाइए, कितना मिल गया, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा गुणे। अब दूसरा है यस माइनस बी, यानी कि हमको यस में से अब बी को घटाना है। तो यस हमारा है 6, बी है 4, 6 में से 4 निकाल दीजिए तो मिल गया हमको 2 गुणे यस माइनस सी। अब हमको यस में से सी घटाना है। तो भाई 6 में से सी घटाइए, सी बराबर है 5। तो 6 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 1। तो ये हो गया 1। अब देखिए तो 6 है हमारा, जो 6 दिख रहा है इसका गुणनखंड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए 3 का यहाँ जोड़ा बन गया, 2 का यहाँ पर जोड़ा बन गया है। तो भाई 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर होगा, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर होगा। अब 3 दूनी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेसिक तरीके से एकदम धांसू लगाए हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है अंडर रूट 23 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा है अंडर रूट 12 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा है 32 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा भी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं भाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर पहला सही है, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर कहिए चाहे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए, दोनों एक ही बात है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए अब इसमें लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये आ गया है त्रिभुज का प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल है। तो भाई इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का आधार दिया गया है 6 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो भाई हमको आधार मिल गया, कर्ण मिल गया है, लंब तो दिया ही नहीं है। तो भाई हम पहले लंब निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, लंब। तो ये हो गया आपका लंब बराबर अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये होता है लंब बराबर। तो भाई कर्ण कितना दिया है, 10 दिया है, उसका वर्ग कर दीजिए, माइनस आधार है 6, उसका वर्ग कीजिएगा। 10 दहम्मा 100 माइनस 6 छंग 36। अब भाई 100 में से 36 घटाइएगा तो 64 मिलेगा और बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लंब बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला तो आपको याद ही है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 बटे आधार गुणे लंब। बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया था। तो भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 गुणे आधार गुणे लंब।
यही फॉर्मूला होता है। तो 1/2 गुणे आधार कितना निकाले हैं, तो भाई आधार 6 था और लंब कितना है 8, 2 से काटिएगा तो 3 मिला, 8 तिरिक 24, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। पहला है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई पहला ही मिल गया। तो लीजिए दूसरे का जो पहला वाला ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है। चलिए लेते हैं अब तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो भाई एक त्रिभुज है और त्रिभुज की 3 भुजाएं हमको दी गई हैं। पहली भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर और तीसरी है 5 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि इन त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को मध्य बिंदु से यदि मिलाया जाए तो जो नया त्रिभुज बनेगा उस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे भाई। ये हो गया ए, बी और सी। अब सभी की लंबाइयां दी गई हैं तो लंबाइयों को लिख देते हैं। इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, इधर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहे हैं कि त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु। तो भाई सभी त्रिभुज की भुजाओं का पहला मध्य बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अब तीनों को ऐसे मिला दीजिए। तीनों को मिलाएंगे तो इस तरह से आपको एक त्रिभुज मिल गया। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। तो चलिए इसका बेसिक तरीका पहले सीखते हैं। तो जब भी आपसे ये बोला जाए कि भाई त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो सबसे पहले आप भुजा निकालिएगा कि जो हमारा नया त्रिभुज बना है इसकी भुजा कितनी है। तो भाई भुजा निकालने के लिए ये देखना है कि भुजा के सामने वाली भुजा कितनी है। तो भाई यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी वहाँ लिखे हैं, सी डी है, ये हो गया डी और मैं इसको लिख देता हूँ ई और ये हो गया एफ और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखना है कि डी ई के सामने वाली भुजा कौन सी है। तो भाई डी और ई के सामने भुजा आपको दिख रही है ए और सी। ए और सी दिख रही है डी ई के सामने, तो भाई इसी का आधा हो जाएगा डी ई, यानी कि भुजा के सामने वाली भुजा का आधा। तो भाई ये 3 है तो ये कितना हो गया है 1.5। भाई इसी का आधा होगा ये वाला। इसी तरह से देखिए BC, तो BC के सामने वाली भुजा आपको दिख रही होगी D और F। तो भाई BC का आधा हो जाएगा DF। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो BC के सामने वाली भुजा है DF। अब ये 5 है तो इसी का आधा हो जाएगा ये 2.5। अब बची एक भुजा, तो भाई एक भुजा बची है तो यहाँ भी एक भुजा है। तो भाई ये 4 सेंटीमीटर है तो इसी का आधा हो जाएगा EF। मैंने बताया है कि आधा भुजा हो जाएगा सामने वाली। तो ये 4 है तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। हमको तीनों भुजाएं मिल गई हैं भाई। अब चलिए हम क्षेत्रफल निकालने के लिए टूट पड़ते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखिए तो क्या होगा इसमें, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। यही होगा फार्मूला। बराबर लगाइए। अब 1/2 लिखिए, फिर आधार निकालना है। तो भाई इन तीनों में से जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमारी है कर्ण, उसको छोड़ दीजिए। तो ये 1.5, ये 2 है, ये 2.5, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो ये हो गई कर्ण, इसको छोड़ दीजिए। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब।
इन दोनों में से चाहे जिसको आधार बनाइए चाहे जिसको लंब बनाइए। तो भाई आधार हम ले लिए हैं 2 और हम ले रहे हैं लंब को 1.5। अब 2 से 2 काट दीजिए, कितना मिल गया 1.5, बटा लगा के दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 2 5 2 से नहीं कटेगा यार, 5 से काटिएगा तो 5 3 आए 15 और 5 दूनी में 10 बराबर मिल गया 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलिए ऑप्शन पे निगाह डालते हैं। भाई ऑप्शन क्या है हमारा, तो दिया गया है पहले में है 6, दूसरे में है 3, तीसरे में है 3/2 और चौथे में है 4/4। 4/3 भाई सॉरी 3/4 है, चौथे में है 3/4। तो हमारा आंसर कितना आया है 3/2। तो ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है इसको देखिए, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये आपका 3/2 है, यही करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यही इतना आंसर होगा भैया, तीसरा ऑप्शन सही कर लीजिए। एकदम बेसिक तरीके से बताएं, हाँ ढांसू तरीका है ये, एकदम ठोस। ठोस का मतलब ये गुब्बारे की तरह फूला हुआ तरीका नहीं है कि आज याद है कल भूल जाएंगे। एकदम ठोस तरीका है, जीवन भर याद रखेंगे। स्लो स्पीड में भले चले हैं लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा तैयार करवा रहे हैं। आपका बेसिक मजबूत होगा तो कोई भी गणित का नया फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और आप बहुत आसान तरीके से सिंपल वे से ही आप प्रश्नों को बना देंगे। तो चलिए एक नया प्रश्न लेते हैं और उसको भी बेसिक तरीके से ही सीखेंगे हम। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लीजिए इसमें दिया गया है कि भुजाएं जो हैं वो 5:4:3 के अनुपात में है, और आपको दिया गया है त्रिभुज का परिमाप, और पूछा क्या गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई जो अनुपात है वो भुजाओं का अनुपात है। तो देखिए अनुपात हमको मिला है 5:4:3, ये हमको भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि पहली भुजा हो गई 5x, दूसरी वाली 4x और तीसरी वाली 3x। इस तरह से जो अनुपात है उसको हम x मिला करके उसको भुजा मान लेते हैं। ये पहली भुजा हो गई 5x, दूसरी 4x, तीसरी 3x। अब हमको मिला है परिमाप। परिमाप हमने आपको बताया था कि भुजाओं का योगफल होता है, तो यहाँ लिख देंगे भुजा का योगफल। भुजा का योगफल। अब आप बेसिक से समझ जाएंगे तो आप इसको ना लिखें तो भी चलेगा। जो मेरे श्रोता हैं मतलब शुरुआत किए हुए हैं त्रिभुज पढ़ना, उनके लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, और जो लोग बेसिकली सीख चुके हैं वो यहाँ इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ परिमाप दिया गया है 24 बराबर भुजाओं का योगफल, यानी कि जितनी भुजाएं हैं सबको हमको लिख देना है ऐसे 5x प्लस 4x प्लस 3x, इस तरह से। यह हो गया 24 बराबर, सभी को जोड़िएगा तो 5 4 9 3 12, 12x मिल गया, काट दीजिए, इधर आ गया 2 बराबर x। तो भाई x बराबर हमको मिल चुका है 2। तो चलिए पहली भुजा थी 5x, जो पहली भुजा थी, पहली भुजा हो गई है 5 × 2 बराबर 10। भाई a बराबर हमको मिल गया 10, क्योंकि 5x था तो 5 × 2, x के स्थान पर 2 लिखेंगे गुणा करके, तो 2 × 5 हो गया तो बराबर 10। इसी तरह से b हो जाएगा हमारा 4x है तो भाई 4 × 2, क्योंकि x बराबर 2 मिला है तो x के स्थान पर 2 लिखेंगे, बराबर हो गया 8। और यह c हो जाएगा आपका तीसरा वाला है 3 × 2 बराबर 6। अब देखिए सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो भाई सभी भुजाएं अलग हैं तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले यश निकालेंगे, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग कीजिए, तो 10 8 18, 18 में 6 जोड़िए भाई, 18 में 6 जोड़ेंगे 24 मिलेगा, 24/2 काट दीजिए तो आ गया हमारा
12 सेंटीमीटर। तो भाई 12 मिल गया है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला। अब यस बराबर है 12, तो भाई यस के स्थान पे लिखिए 12 गुणे यस माइनस ए, यस में से ए घटाना है तो यस है 12, ए है 10, तो 12 में 10 घटाइए भाई 2 मिल गया, गुणे यस माइनस बी, तो भाई यस में से अब बी घटा दीजिए, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा 4, गुणे आगे है यस माइनस सी, यानी कि 12 में से सी घटाना है तो 6 घटाइएगा, 12 में से 6 घटाएंगे हमको मिल गया 6, ये भी अंडर रूट के अंदर। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे यदि, तो 12 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे यहाँ 4 है तो 2 गुणे 2 कर दीजिए और 6 है तो 2 गुणे 3 कीजिएगा, इस तरह से। अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 का जोड़ा बन गया और यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का, और ये 3 का जोड़ा यहाँ 3 से बनेगा। इस तरह से देख लीजिए कितने जोड़े बने हैं, सभी जोड़ों में से एक एक अंक बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा इस तरह से जगह कम हो गई है भाई। अब 2 यहाँ से निकल गया है और 3 यहाँ जोड़े से निकलेगा और 2 जोड़े 2 के हैं तो 2 बार 2 निकलेगा। गुणा कीजिए तो 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ चुका है। यह हो गया क्षेत्रफल। तो भाई क्षेत्रफल आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो ये है आपका ऑप्शन, इसमें है पहला ऑप्शन 12 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है 24 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा है 6, चौथा है 48। तो भाई इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यहाँ पर मैं बेसिकली ऐसे बता रहा हूँ, आपका दिमाग तेज चलता है, आप तेज लगाते हैं तो डायरेक्टली ऐसे जोड़ जोड़ के फटाफट लगाते चले जाइएगा। बीच में आप गैपिंग कर सकते हैं, जब आपको बेसिक आता रहेगा तभी कर पाएंगे। ये बेसिक सीख लेंगे तो आप कई स्टेप को काट करके डायरेक्टली हल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी तेज है। आप स्पीड के ऊपर निर्भर करेगा कि इस प्रश्न को आप कितनी स्पीड से लगाएं और कितना जल्दी लगा सकते हैं। बेसिक भले है लेकिन ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, इसी में आप स्पीड बना सकते हैं। स्टेप को छोड़ करके आगे वाले फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आपको समझ में आ गया है तो 2-3 स्टेप गायब करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप करते रहिएगा, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, इस त्रिभुज का परिमाप है। तो भाई यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और उसके बाद भुजाओं के जो अनुपात है, जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया गया है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं हमारा क्षेत्रफल क्या है। तो भाई क्षेत्रफल दिया गया है आपको, कितना दिया गया है भाई देख लीजिए। क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं हम ए बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल है। अब हमको भुजाएं दी गई हैं, यानी कि भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो हम अनुपात यहाँ पर लिखेंगे 3:4:5। अब देखिए जब हमको अनुपात दिया जाए तो आप क्या करेंगे, दोनों अनुपातों का वर्ग कर लीजिए। पहले दोनों अनुपातों का वर्ग करके जोड़ दीजिए और बराबर लगाइएगा दूसरे वाले वर्ग का, यानी कि दूसरे वाले अनुपात का वर्ग। इतना आपको करना है, बेसिक ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो अनुपात होगा उसमें शुरू के दोनों अनुपातों का वर्ग करके जोड़ना है और बराबर लगाना है तीसरे वाले अनुपात का वर्ग। जो तीसरा अनुपात है उसका वर्ग कर दीजिएगा बराबर करके। अब ये हो जाएगा 3 3 का 9 + 4 चौके 16 बराबर में 5 25। तो भाई दोनों को जोड़ दीजिए, 25 बराबर 25 हो गया। दोनों तरफ बराबर आ गए
इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज चेक करने का एक बेसिक तरीका है। आप इस तरीके की सहायता से आराम से चेक कर सकते हैं कि जो त्रिभुज दिया गया है वो समकोण है कि विषम कोण है। तो भाई हमने चेक किया, दोनों तरफ का मान बराबर है, इसका मतलब जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। तो भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है भाई, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यही होता है। तो क्षेत्रफल दिया गया है 216 बराबर 1/2 गुणे आधार। अब भाई ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा है ये तो कर्ण हो गई, ये तो एकदम क्लियर है कि भाई ये कर्ण है। अब 2 भुजाएं बची हैं, इसमें चाहे जिसको आधार बना दीजिए चाहे जिसको लंब बना दीजिए। तो चलिए हम पहली वाली जो भुजा है 3, इसको मानते हैं 3x, और जो दूसरी भुजा है 4, इसको मानते हैं 4x, क्योंकि अनुपात में दिया गया था, अनुपात में है तो इसको x लगा करके मानेंगे। तो पहली भुजा हो गई 3x और दूसरी हो गई है 4x। तो लीजिए आधार के स्थान पर 4x गुणे लंब के आधार पर 3x, 2 से 4 काटिए तो 2 मिल गया, यानी कि 216 बराबर 3 दूनी 6, और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, 6 से काटिएगा तो 36 मिल गया बराबर x स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 का वर्ग बराबर x का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, x बराबर 6 आ गया। तो भाई x का मान हमको मिल गया है 6, x कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब हमसे पूछा गया है परिमाप, तो भाई परिमाप निकालेंगे तो परिमाप के लिए क्या करना है, सभी भुजाओं को जोड़ना है। परिमाप के लिए सभी भुजाओं को जोड़ना है। तो भाई तीसरा अनुपात क्या था, 5 था, उसको x मिला दीजिए। अब इन्हीं तीनों को जोड़ लीजिए, ये जो तीनों भुजाएं हैं इनको जोड़िए, तो 5 4 9, 9 और 3 जोड़ देंगे तो 12 हो गया। तो भाई परिमाप बराबर हो गया है, परिमाप बराबर 12x, क्योंकि सभी को जोड़ दिए हैं तो 12x मिला है। अब देखिए ये हो गया 12 गुणे x बराबर हमने मान निकाला है 6, तो इसी x के स्थान पे 6 लिखेंगे तो हो जाएगा 12 छंग 72 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर। एकदम बेसिक तरीके से चले हैं, कहीं कोई स्टेप नहीं छोड़े हैं। आप चाहें तो इसमें से कई स्टेप गायब करके आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, ये आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा सेंटीमीटर में होगी। तो भाई एक समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है √3, और आपसे पूछा गया है कि उस त्रिभुज की भुजा सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो चलिए भाई क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, यही होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है √3 बराबर √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये हो गया भुजा का वर्ग। अब भाई ये 3 कट गया, यानी कि √3 से √3 कट गया। अब 4 का गुणा 1 में कीजिए तो 4 4 बराबर, यहाँ बच गया भुजा का वर्ग, ये भुजा है भैया, भुजा का वर्ग बच गया। अब यहाँ भुजा का वर्ग है तो ये 4 है, तो इसको कर दीजिए आप 2 का वर्ग, यानी कि 2 दूनी 4, वर्ग से वर्ग काट दीजिए तो भाई भुजा बच गया, इधर बच गया 2। तो भाई भुजा बराबर कितना हो गया है, 2 सेंटीमीटर। तो भुजा हमको मिल गया 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था और हमने क्या निकाल दिया, उसकी भुजा निकाल दिया 2 सेंटीमीटर। कोई नया सूत्र नहीं, कोई नया तरीका नहीं,
हम सीखेंगे केवल बेसिक तरीके से। नया कॉन्सेप्ट, नया तरीका, कुछ नया कीजिए। सदैव पुराने तरीके से मत सीखिए, कुछ नया सीख करके जाइए। जब आप वीडियो देखिए तो ये सोचिएगा कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। नया सीखने के उद्देश्य से आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको वास्तव में कुछ नया मिलेगा। और आप निगेटिविटी से किसी वीडियो को देखेंगे तो आपको उस वीडियो में अनेकों निगेटिविटी दिखेगी, और आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो उसी वीडियो में आपको कई पॉजिटिविटी भी मिल सकती है। इसलिए वीडियो में आप पॉजिटिविटी जब सोच रखेंगे तो आपका सकारात्मक सोच सकारात्मक सफलता की ओर ले जाता है, और नकारात्मक सोच नकारात्मक सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। ये अपना निश्चय बनाइए कि भाई हमको नौकरी लेना है तो लेना है, चाहे जैसे वो, चाहे बेसिक तरीका लगा कर ले या फिर कोई स्टैंडर्ड तरीका। स्टैंडर्ड तरीका आपको कई स्थानों पर असफल दिखाई देगा। जैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड तरीके से सीख रहे हैं, तो वो तरीका आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बेसिक सीख लीजिए, बेसिक के बाद स्टैंडर्ड आप चुटकी में सीख लेंगे। तो चलिए अगला वीडियो लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो भाई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का जो आधार है उसको 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो जो पहले वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और जो नया त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों के बीच में क्या अनुपात होगा, वही हमसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कि भाई हमारी जो भुजा है वो लंब, भाई भुजा 3 होगी, त्रिभुज है तो 3 भुजा होगी, और 3 भुजा होगी तो हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो कर्ण में कुछ वृद्धि की जा रही है और ना ही कमी की जा रही है। हमको कर्ण छोड़ देने के बाद 2 भुजाएं बचती हैं। एक भुजा हो जाएगी लंब और दूसरी हो जाएगी आधार। तो भाई लंब को मानते हैं x और आधार को मानते हैं y। लंब और आधार मिल गया है तो भाई पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आधार हो गया है x गुणे लंब हो गया है y, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 1/2 xy। ये हमारा पहला त्रिभुज है और उसका ये क्षेत्रफल। इसी तरह से अब भाई आधार कह रहा है 2 गुना किया जाएगा, तो आधार क्या है, y है। अब आधार को 2 गुना कर दीजिए तो 2y हो गया, और आगे कह रहा है लंबाई को आधी कर दी जाए, यानी कि जो लंबाई है उसको आधी कर दी जाएगी। लंबाई x है, इसको आधा कर दीजिए तो x/2 हो गया। अब इन दोनों भुजाओं के द्वारा एक त्रिभुज बना गया, और जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा पहले। तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार है 2y गुणे लंब, लंब कितना है भाई x/2, 2 से 2 काट दीजिए, ये हो जाएगा xy और पूरे का बटा 2, और यहाँ भी xy पूरे का बटा 2। तो भाई नए त्रिभुज का क्षेत्रफल xy/2 है और पुराने वाले का भी xy/2 ही है। दोनों का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब अनुपात कह रहा है, तो भाई जब दोनों में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो अनुपात भी तो 1 और 1 का ही होगा। जब दोनों त्रिभुजों में कोई परिवर्तन ना हो तो अनुपात आपका 1:1 होगा, और परिवर्तन हो जाए तो भाई दोनों में भाग लगा दीजिएगा, आपका जो परिवर्तन वाला अनुपात होगा वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से नए त्रिभुज और पुराने त्रिभुज में जो अनुपात होगा वो 1 और 2 का होगा। तो मित्रों आप सभी लोगों के लिए आज मैं एक
बहुत ही यूनिक चैप्टर के साथ साथ एक अच्छी सीख भी देना हूँ कि जब आप एक घुड़सवार को घोड़ा चलाते हुए देखते हैं तो वो घुड़सवार घोड़े को बहुत पीटता है और घोड़ा ये समझ नहीं पाता कि घुड़सवार हमें इतना पीट क्यों रहा है, और घोड़ा लगातार अपनी स्पीड से चलता रहता है। उसको जितना घुड़सवार पीटता है घोड़ा उतना ही तेज चलता है, और घोड़ा ये समझ नहीं पाता कि हमको पीट क्यों रहे हैं, वो भागता रहता है भागता रहता है। इसी तरह से यदि आपके पास अनेकों समस्याएं आ जा रही हैं पढ़ाई में, जैसे किसी को समस्या हो जाती है कि भाई उनके पास पैसा नहीं है, किसी के पास समस्या हो जाती है कि उनकी इतनी गरीबी है वो पढ़ नहीं सकते हैं, या ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत सी परेशानियां होती हैं जो पढ़ नहीं सकते। उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप भी ये समझ लीजिए कि ऊपर वाला जो घुड़सवार है ये हमको चाबुक से पिटाई कर रहा है, यानी कि हमको अनेकों कष्ट दे रहा है। ये इसलिए कष्ट दे रहा है क्योंकि हम सफल हो जाएं, अपने रेस में जो दौड़ है उस रेस में हम सबसे आगे निकल जाएं। इसीलिए ऊपर वाला हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां दे करके, चाबुक रूपी जो कठिनाइयां हैं उसको दे करके हमें और अधिक तेज चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप इन सभी कठिनाइयों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और अपने कर्म और मेहनत के द्वारा अपनी सफलता को प्राप्त कीजिएगा। बेसिक थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। ऐसा है नहीं कि मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, मेरे पास बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। कभी शायद जब मेरा वीडियो बहुत अधिक फेमस हो जाएगा तो मैं इस जो स्टूडियो है इसका वीडियो शेयर करूंगा। आप देखेंगे कि शायद मेरे पास अभी एक स्टैंड भी नहीं है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये स्टैंड भी लकड़ी का बना हुआ है, मैंने खुद बनाया इसको। तो कभी शायद आपको देखने का मौका मिल जाए, यदि मेरा चैनल अच्छी तरह से रन कर जाएगा और सब्सक्राइबर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं जल्द ही आपको ये पूरा स्टूडियो भी दिखाऊंगा और आपके लिए ऐसे वीडियोस भी लेकर आता रहूँगा जिससे आपका पढ़ने का जो तरीका है, जो पढ़ने का पीछे का पुराने ज़माने का जो तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव करके आप देखिए कि हमारे जो बेसिक तरीके होते हैं हम उन्हीं बेसिक तरीक़ों से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको बेसिक तरीका अच्छे से मालूम होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक तरीका अच्छे से मालूम नहीं होगा तब तक आप भटकते रहेंगे, छोटे छोटे ट्रिकी फार्मूलों का यूज करेंगे जो कि आपको परीक्षा के दौरान अच्छे से ध्यान नहीं होंगे, कहीं भूल जाएंगे तो आपका प्रश्न भी चला जाएगा। इसलिए आप बेसिक तरीका से चलिएगा। जहाँ भी समस्या है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अवश्य उसको सुधारूंगा। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न बनाने के बाद ये वीडियो बंद कर दूंगा और मेरा अगला वीडियो होगा वृत्त पर आधारित। और वृत्त का वीडियो देखने के लिए आप सब लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको जल्दी देखना है या लेट देखना है। जिसको जल्दी देखना हो कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा, भाई पाई बराबर 22/7 लीजिए। इसमें आपको प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसको दिया गया है 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 42 सेंटीमीटर। तो ये देख लीजिए एक समबाहु त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देता हूँ और इसकी जो भुजाएं हैं ये 42 सेंटीमीटर है। तो सभी 42 सेंटीमीटर होंगी, सभी भुजाएं हमारी 42 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि भाई समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये हो गया ए, ये बी हो गया और ये हो गया सी। अब इसी के अंदर एक इस तरह से वृत्त बना हुआ है, इसी वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई त्रिज्या कैसे मिलेगी, जब ये लंब हम यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे ये हो जाएगा डी। तो भाई ए डी मिल जाए यदि तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो भाई ए डी कैसे मिलेगी, देखिए ये टोटल है 42 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है आपका 42 सेंटीमीटर। जब हमको शीर्ष से इस पे लंब डाल दिए हैं तो ये लंब CB को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। हम लंब डालेंगे तो ये CB जो है ये 2 बराबर भागों में बट जाएगी।
यानी कि 42 को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये 21 होगा और ये 21 होगा। दोनों बराबर बराबर भाग हो गए, 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कि इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ऐसे देख लीजिए, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण मालूम हो गया है और आधार। तो चलिए यही लंब निकालते हैं एडी। तो भाई लंब एडी बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस आधार यानी कि 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एडी बराबर होगा अंडर रूट में 42 का वर्ग कीजिए। तो भाई 42 का वर्ग करने पर कितना मिलेगा, यहाँ देख लीजिए, 2 दूनी 4, 8 ये हो गया 8, ये हो गया 16। तो भाई 4 16 7 1 1764 माइनस 21 गुणे 21 कीजिए, 21 21 1 2 2 4 4 4 1 4 4 1 मिल गया। दोनों का अंतर निकालिए तो 4 में से 1 घटाइएगा 3, यहाँ बचा है आपका 6, 6 में से 4 घटाइए 5, 6 में से 4 घटाइएगा 2 मिलेगा। यार कहाँ दिमाग है मेरा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 मिलेगा, 7 में से 4 घटाइए 3 और ये हो गया 1 अंडर रूट के अंदर। तो एडी हमको मिल गया भाई, एडी मिल गया है 1323 अंडर रूट के अंदर, ये पूरा एडी है। अब एडी का जो तीसरा भाग होगा, इस शीर्ष लंब का जो तीसरा भाग होगा वो त्रिज्या होगी हमारी। देखिए एक भाग यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ, यानी कि जो ए है इसको हम 3 भाग में बांट देंगे। तो भाई एडी हमारा कितना है, ये पूरा एडी का तीसरा भाग हमारी त्रिज्या होगी। तो एडी का तीसरा भाग यानी कि एडी का तीसरा भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। तो भाई एडी है हमारा अंडर रूट के अंदर 1323 बटे में 3 कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया रेडियस, यानी कि त्रिज्या हमारी कंप्लीट हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई का मान 22/7 लिखना है, आर त्रिज्या है अंडर रूट में 1323/3 का स्क्वायर कीजिएगा। अब स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे ये हो गया 1323/3 त्रिका 9। अब काट दीजिए, कितना बार कटेगा, तो 9 से काटेंगे तो 9 1 9 9 4 13 और 9 चौके 36 और 9 चौके 36 बच गया भाई। तो कितना शेषफल बचा, 6 63 9 7 63 हो गया। 7 से काट दीजिए तो 21। तो भाई 22 गुणे 21 मिल गया, दोनों का गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लीजिए ये 22 21 का गुणा है 2 2 4 4 4 6 2। तो भाई कितना आ गया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में आपका दूसरा ऑप्शन देखिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही उत्तर है। एकदम बेसिक तरीके से बताए हैं, कहीं पर भी कोई ऑप्शन या कोई भी स्टेप छोड़े नहीं हैं। और ये हो गया आपका त्रिभुज का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज। अब इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, निश्चित ही त्रिभुज के जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपको बेसिकली समझ में आ गए होंगे। और यदि त्रिभुज के इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेज दीजिए कि सर ये त्रिभुज का प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए, तो मैं उसका निश्चित ही एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए वो वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। और वीडियो में जल्द से जल्द बनाऊंगा। आप एक प्रश्न भेजेंगे तो मैं एक प्रश्न का भी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 10-5 प्रश्न हो जाएंगे तभी वीडियो बनाऊंगा, मैं एक भी प्रश्न होगा तो उसका भी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। आप केवल कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख कर भेजिएगा और वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए
तब तक के लिए नमस्कार। अगला वीडियो मेरा वर्ग पर आधारित होगा, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। गुड बाय।